अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्लाह। आज जो है SLC सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ यानी द्वितीय भाषा कन्नड़, इसमें मॉडल पेपर 4 को डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले पिछले 4 क्लास कर चुका हूँ मॉडल पेपर 4 के। तो उसमें जो है मैं ऑलरेडी काफ़ी सारे मेन वाइज और क्वेश्चन वाइज समझा हूँ। तो उसी तरह आज कंटिन्यूटी मेन 10 मेन तक कर हूँ। तो आज 11वां मेन मॉडल पेपर 4 मादरी प्रश्न पत्रिके 4 को, जो कि 25-26 का आज कंटिन्यूटी कर रहा हूँ। जैसे कि 24, 25, 25, 26 इस तरह से कुल 4 पेपर कर रहा हूँ। तो उसमें 4th पेपर का 11th मेन गद्य भागವನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದು। सो रीड द पैसेज। तो ये मेन 11वां मेन में तुमने कौन सा भी एक पैसेज देती, गद्य भागವನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದು। ओके, गद्य भाग का तो एक पैसेज देती, एक सबक के सका एक लेसन देती, कुछ लाइन। ओके, एक 10 लाइन्स 15 लाइन्स ऐसा तुमने कुछ लाइन देती, यानी सबक का एक पैसेज देती। तो उसको पढ़ लेना हमें। फर्स्ट वी हैव टू रीड दैट पैसेज। तो ये देती अगर कोई इसमें नहीं आता, कौन सा भी दे सकती। सो ऑलरेडी हमें इतने लेसन, इतने पोएम प्री और पूरा का ओदू तमाम चीज़ें कर तमाम चीज़ों को तुम्हें रिवाइज कर ले पड़े तो आसानी से कौन सा भी जो है तुमने अंदर पैसेज दिया तो ईजिली और गोइंग टू आंसर फॉर दैट। तो वो पैसेज पढ़ लेना, एक पैसेज देती और उसमें से नीचे सवाल देखो रहती पैसेज के नीचे। तो उस पैसेज के नीचे जो दिए गए सवाल के जवाब लिखना, जो कि यहाँ देख सकते हैं 2 मार्क्स, यानी 2 सवाल देख रहती, हर एक को 2-2 मार्क्स, तो 2 तो टोटल 4 मार्क्स तुमने मिलती। ओके, तो यहाँ देख सकती 1 × 4 है, 2 + 2 यानी 4 मार्क्स। ये ओवरऑल इसमें इनको 4 मार्क्स, मतलब एक सवाल को 2 मार्क्स और एक सवाल को 2 मार्क्स, यानी 2 सवाल आती। ओके, इस मेन में कुल 4 मार्क्स, तो हर सवाल को 2-2 मार्क्स, यानी टोटल 4 मार्क्स तुमने देती। और कैसा देती है तो अंशಗಳನ್ನು आधरिಸಿ, जो पॉइंट्स लिखो रहती हैं सवाल के तहत तुम्हें पॉइंट्स लिखो हैं क्या, वो पैसेज में वो लाइन्स हैं क्या, और इस सवाल को वो लाइन्स, वो सवाल के बराबर वो पॉइंट्स हैं क्या, वो आंसर लिखो हैं क्या। तो उसके हिसाब से प्रति सही उत्तरಕ್ಕೆ 2 अंकಗಳು, यानी हर सही जवाब को 2-2 मार्क्स। तो उसमें उन्होंने सवाल पूछी ना, उसके रिलेटेड पॉइंट्स लिखो रहना। ओके, हर सही जवाब को तुम ना 2 मार्क्स, तो टोटली 2 सवाल को मिलेंगे आपको 4 मार्क्स। ओके, ये पैसेज देती हैं को नहीं, तो यहाँ मिसाल के तौर पे एक पैसेज देखो, यहाँ पैसेज में दिखा नहीं, डायरेक्ट वो सवाल उसका जवाब दिखा रहा हूँ। तो देख सकते हैं, ಬೀರಬಲ್ಲ ಮಹಾರಾಜನ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ दूर ಮಾಡಿದನು, महाराजनु ಕೋಪಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವೇನು। 2 सवाल जवाब हैं। तो ये पैसेज में रहता है, पैसेज में पढ़ने को तुम्हें आंसर करना। सो ओके, ये क्या भी लेसन में नहीं रहता तुम्हें, ऑलरेडी हमें जो 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस पढ़ी उसमें क्या नहीं रहता, कौन सा भी एक पैसेज एक स्टोरी उठा को देती, कौन सा भी एक पैसेज उठा के देती। ओके, एक सबक के सका, तो उसमें हमें पढ़ लेना, ऊपर फर्स्ट हो रहा था, नीचे सवाल रहता, तो हमें पढ़ ले को बाद में वो सवाल के आंसर से बुकलेट में, आंसर बुकलेट में मेन नंबर डाल को 11 डाल को आ कर को वो सवाल का जो है नंबर, यानी आ और आ कर को ये लिख डाल को जो है उसका जवाब लिखना। तो यहाँ देखो, तो एक पैसेज उसका आंसर डायरेक्टली कोई पैसेज नहीं पढ़ रहा हूँ, सिर्फ वो सवाल और जवाब को तुमने समझा रहा हूँ। ಬೀರಬಲ್ಲ ಮಹಾರಾಜನ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ದೂರು ಮಾಡಿದನು करको एक सवाल है। ಬೀರಬಲ್ಲ महाराजना चिंತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ दूर ಮಾಡಿದನು। तो बीरबल्ला जो था महाराज जी का फिक्र को, चिंतेಯನ್ನು, महाराजना चिंतेಯನ್ನು, राजा का, बादशाह का फिक्र को ಹೇಗೆ दूर ಮಾಡಿದನು, किस तरह से दूर करिया। बीरबल्ला जो था राजा का जो फिक्र थी उसको किस तरह से दूर करिया। तो आंसर, ಅಕ್ಬರನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೀರಬಲ್ಲನ ಹತ್ತಿರ ತನ್ನ ಕನಸಿನ ವಿಚಾರ ಕೇಳಿದ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೀರಬಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕನಸು ಎಂದನು. ಮಹಾರಾಜ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಏನು ಅದರ ಅರ್ಥ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ತಾವು ತಮ್ಮ ಬಂಧು ಬಳಗ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಳುತ್ತೀರಿ ಎಂದನು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಮಹಾರಾಜನ ಚಿಂತೆ ಮಾಯವಾಯಿತು, ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕಿತು। मतलब अकबरना आस्थानದಲ್ಲಿ, अकबर यानी राजा के जो आस्थाना में, उसके जो है कोर्ट में बीरबल्लನ हत्तीरा, बीरबल्ला के पास तन्ना कनसिना विचारा, अपने जो है ख्वाब में जो देखा उस मैटर को विचारा ಕೇಳಿದ, आप तुम्हें ख्वाब में क्या देखे उस बात को न पूछा। तो ಅದಕ್ಕೆ उसे बीरबल्ला बोलता है, ಅದು ತುಂಬ, वो जो था बहुत ही ಒಳ್ಳೆಯ ಕನಸು ಎಂದನು, वो एक बहुत अच्छी ख्वाब मुझे पड़ी थी। बीरबल्ला बोलता सो वो एक बहुत अच्छी ख्वाब मुझे पड़ी थी। तो महाराजा संतोषದಿಂದ, महाराज जी जो है बहुत खुशी से, ಏನು ಅದರ ಅರ್ಥ, क्या उसका माना करको पूछती ಎಂದು ಕೇಳಿದನು। इस तरह से पूछती कौन, बादशाह, किससे, बीरबल से। ओके, तो ताऊ तम्मा, तो उन्हें बोलता ताऊ तम्मा, आप जो है अपने बंधु ಬಳಗ संबंधिकरिगिंद, आप अपने जो है दोस्त खरबत रिश्तेदार उनके साथ
यानी बंधु बड़गा बंधु बड़गा कहते हैं दोस्त खरबत जो आती है उन्होंने संबंधी करोगे तो रिश्तेदार से ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ उनसे ज़्यादा जो है तुम्हें जीती ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಳಿತು उनसे ज़्यादा तुम्हें जीती करको बोलता है ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ये सुनको महाराज बादशाह जो है चिंते माया होती उसकी फिक्र दूर हो गई मुखद मेले और चेहरे के ऊपर संतोष के तो चेहरे के ऊपर खुशी आ गई खुशी चहकने लगी तो बीरबल्ला जो है यानी वो बादशाह अकबर के दरबार में रहता है तो महाराजा कौन कहते हैं बादशाह अकबर तो उन्हें किस तरह से अकबर का जो फिक्रमंद रहती क्या की फिक्र कर ले उसमें परेशान रहती हैं तो उस फिक्र को उसने किस तरह से दूर की कौन बीरबल्ला ने महाराज जी का ओके तो बादशाह अकबर के कोर्ट में बीरबल्ला करने का था ओके उन्हें अपने ख्वाब में उन्हें मैं कुछ देखा अगर को आपको अकबर को बोलता पहले तो ओके तो क्या वो ख्वाब अगर को अकबर पूछे तो उन्हें बोलता बीरबल वो एक बहुत अच्छा सा ख्वाब पड़ा था क्या उसका माना अगर को बादशाह बोलता क्या उसका मतलब क्या ख्वाब पड़ा था अच्छा ख्वाब का तो उन्हें बोलता है मैं देखा ख्वाब में तुम्हें अपने दोस्त करबत रिश्तेदारों से ज़्यादा साल जीती इस ख्वाब को मैंने देखा अगर को बोलता जैसे ही ये ख्वाब को देखता है ये ख्वाब को उन्हें सुनता है इस बात को उन्हें सुनता अकबर उसके चेहरे पे खुशी आ गई और उसकी फ़िक्र जो परेशानी थी वो दूर हो गई इस तरह से उसने महाराज जी का यानी अकबर का ख्वाब को जो है दूर किया अब नेक्स्ट सवाल की ओर जाएंगे हमें महाराजनु कोपगोल्लू कारणवेनु ये भी पैसेज में कच्च रहता है पैसेज देख रहती हैं तो उसमें का सवाल देख रहती है नीचे वो सवाल को जवाब लिखना महाराजनु कोपगोल्लू कारणवेनु महाराज यानी बादशाह अकबर कोपगोल्लू गुस्सा होने की वजह क्या कारणवेनु क्या वजह थी कि बादशाह अकबर जो है गुस्सा हो गया अकबर महाराजनिगे तो आंसर जवाब ऐसा रहता है पैसेज में चाहता तुम्हें उसे सेलेक्ट कर ले लाइन मार्क कर ले को आंसर लिखना दो को भी होता है तो पहले को मैं लिखा और तुम ना समझाया दूसरे को भी समझा रहा हूँ तो इस तरह सवाल ऐसा रहता है तुम्हें समझ ले को उसमें मार्क कर लेना ये फलाना इसका आंसर ये इसका आंसर तो वो मार्क कर ले तुम्हें लिखना बस देख को पैसेज में चाहता आंसर देख को लिखना सो तो अकबर महाराजनिगे अकबर जो है अकबर महाराज को यानी अकबर महाराज को क्या होता है वंदु रात्रि एक रात में क्या होता है जैसे सोते रहता है कनसु बिद्दी तो एक ख्वाब पड़ता अकबर महाराज जी जो सोते रहती हैं तो एक रात में उनको एक ख्वाब पड़ती आ विलक्षण कनसिनली उस एक बुरी ख्वाब में क्या हुआ था उसे एक हम अजीबो तरकीब की एक ख्वाब में क्या होता है अवना वंदु हल्लू उसकी एक दांत यानी बादशाह अकबर की एक दांत मात्रा उड़िदु सिर्फ एक दांत छोड़कर उड़िदवेल्ला तपतपने उधूरी हुई तो बाकी सब जो दांत थे वो थपा करको गिर गए पूरे झड़ गए उसके ओके पूरे दांत झड़ गए सिर्फ एक दांत को छोड़कर अवनिगे तुम्बा दुखवायितु तो बादशाह अकबर को ये ख्वाब देखकर बहुत ही दुख हुआ आई फील सैड ही बिकम सैड ओके तो आस्थान के बंधु तो अपने कोर्ट में आया वापस दरबार में आको तन्ना कनसिना विचारवन्नु अपने ख्वाब के बारे में मंत्रिगणु मिनिस्टर्स को पंडितरू अलग अलग जो है स्कॉलर्स को पंडित स्कॉलर्स मंत्रिगणु मिनिस्टर ज्योतिषिगणु को तो उनको ज्योतिष्यरू बोलती हूँ और शास्त्रज्ञರಿಗೆ और बड़े बड़े स्कॉलर्स महारत हासिल करे इल्म तरकीब को जानने वाले इनको ತಿಳಿಸಿ बताकर ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು इस माने को पूछा ಕೇಳಿದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ सभी जो है अदु तुम्बा केट्टा कनसु वो एक बुरा ख्वाब है वो एक बुरा ख्वाब निम्मा बंधु ಬಳಗ आपके जो है दोस्त खरबत संबंधिकरेಲ್ಲ और रिश्तेदार निमगिंत मोदले सायुत्तारे आपसे पहले जो है उन्होंने चले आती इस दुनिया से यानी इस दुनिया से आपसे पहले उन्होंने मर जाती ಎಂಬುದು ಅದರ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ इसका माना है ಎಂದರು करको बोलता है ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ये सुनकर महाराजा ಇವರೆಲ್ಲ तो ये सुनकर महाराज बोलते हैं इन्हों सभी अपशकुनदा एक क्या कि बैड होता इस तरह से बात कर रही आड़िदरेंदु बोल रही कर को कोपगुंडनु बोल रही कर को गुस्सा हो गया ओके
समझे। तो महाराजा यानी बादशाह अकबर गुस्सा होने की वजह क्या, तो अकबर महाराजा एक बार सोते रहता है अपने बिस्तर पर, तो उसको ख्वाब पड़ता रात में, एक अजीब किस्म के ख्वाब में ये पड़ता कि उसे एक दांत छोड़ को पूरे दांत झड़ जाया करती। ओके, तो ये ऐसा ख्वाब पड़ गया नागर को, बहुत ही परेशान रहता है, बहुत ही दुख से रहता है, सैड से रहता है। तो अगले दिन क्या करता है, अपने कोर्ट में, अपने दरबार में सबको बुलाता है। तो दरबार में उन्हें आके बैठ को अपने मंत्रियों से, अलग अलग स्कॉलर से, मिनिस्टर से, ज्योतिषियों को, बड़े बड़े स्कॉलर्स को, पंडितों को, सबको बुला को बिठा को इसका माना क्या आकर को पूछता है, ऐसा ख्वाब पड़ा। तो उन्हें सब बोले कि ये एक बुरा ख्वाब है, इसका मतलब ये होता है कि आपके दोस्त, रिश्तेदार जो भी हैं, आपके चाहने वाले, उन्हें सभी क्या होती, आपसे पहले मर जाती, यही इसका माना है कर को बोलती। ये सुनकर राजा को ये कैसी बात बोल रही, सभी कर को उनसे गुस्सा हो जाता है। ओके, सो दिस इज अबाउट द पैसेज। क्या भी तुम्हें बाहर की रीडिंग करने की ज़रूरत नहीं, इसी तरह का तुमने एक पैसेज देती तो 2 सवाल नीचे देख रही थी, वो सवाल के देखो तुम्हें 11th मेन में आता है। तो मैं 11th मेन डालो, बुकलेट में आ कर को लिखो, उसका जवाब लिखो, आ कर को डालो, दूसरा जवाब लिखो। ओके, तो पहले पैसेज पढ़ लेना, उसे पैसेज पढ़ ले समझ लेको, तुम्हें आंसर करना। सो नेक्स्ट मेन अब 12th मेन, प्रबंध बरवणिगे। ಪ್ರಬಂಧ ಬರವಣಿಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ, ಪ್ರಬಂಧ लिखो, एस्से लिखो, एस्से, राइट, एस्से ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದಕ್ಕೆ, किसी एक को, सिर्फ एक को लिखना, एस्से लिखना। ओके, तो उसमें क्या क्या रहना, पीठिके रहना, प्रस्तावने रहना, विषय निरूपणे रहना, भाषा शैली, मुक्ताय या फिर उपसंहार रहना। तो टोटली उसको 4 मार्क्स मिलती। तो प्रबंध बरवणिगे, प्रबंध बरेरी तो एस्से लिखना, 2 टॉपिक दिख रहती हैं, 2 में से सिर्फ एक लिखना, दोनों लिख बैठे तो तुम्हारा टाइम वेस्ट है, मार्क्स तो कितना है, उतने मार्क्स मिलते हैं। अब तुम ना एस्से को कैसा मार्क्स देती, तो फर्स्ट एस्से टॉपिक देना, वो टॉपिक का तो क्या कर को लिखती नहीं, वो पीटीके बोलती, पीटीके कर को डाल को लिखना तुम्हें। ओके, बाद में सेकेंड पॉइंट विषय विवरण है, उसका पूरा डिटेल्स में लिखना। ओके, क्या इसका मतलब, ये इसके यूजर्स क्या, इसके डिसएडवांटेज क्या, इसका मतलब क्या, इसको डिटेल में लिखते हैं, उसको बोलते विषय निरूपण है। ओके, तो वो लिखना, कंटेंट, तो उसको 2 मार्क्स। ओके, तो इसमें तुम्हें वर्ड्स कैसा यूज़ करी, कैसा एंड कर रही। ओके, उपसंहारा, कंक्लूजन में आना तुम्हें। ओके, तो फाइनल पॉइंट उसे बोलते हैं उपसंहारा, तब उसे 1 मार्क्स, टोटल 4 मार्क्स। ओके, तो इस तरह से तुम्हें पीठिके कर को डाल को लिखना, विषय निरूपण कर को हेडिंग डाल लेना, उपसंहारा, ये क्या आप देख नहीं रहते, तुम्हें डाल लेना इस पॉइंट। तो नंबर 1 पॉइंट पीठिके कर डाल को इससे लिखना, नंबर 2 विषय निरूपण कर डाल लिखना, नंबर 3 उपसंहारा कर को, ऐसा पॉइंट वाइज डाल को तुम्हें लिखना, तभी से 3 पॉइंट भी कवर हो कोई कर को तुम ना, उसके ऊपर 4 मार्क्स मिलते सर। ओके, उसमें अगर तुम्हें बहुत 1-2 पॉइंट छोड़ डाले हो तो उसके हिसाब से मार्क्स दे दी, नहीं तो उतने नहीं लिखे, तुम्हें 3 मार्क्स की, 2 मार्क्स की, ऐसा दे को जाती हूँ। ओके, तो उसके वास्ते ऐसा पॉइंट वाइज लिखो, पीटीके, देन विषय निरूपण, उपसंहार, ये मेथड में लिखना। अब हमें एक यहाँ एस्से का टॉपिक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ग्रामीण बदकु 37 क्वेश्चन नंबर, अथवा स्त्री शिक्षणದ आवश्यकತೆ, 2 टॉपिक हैं, 2 में 1 लिखना। तो सबसे पहले हमें ग्रामीण बदकु, विलेज लाइफ यानी देहाती जिंदगी, विलेज लाइफ, देहात की ज़िंदगी या गांव की ज़िंदगी। ओके, गांव में भी लोग रहते हैं, सिटी में भी लोग, सब लोग ही रहते हैं, सो नहीं इंसान है जो, तो गांव में रहने वाले की लोगों की जो लाइफ कैसी होती है, विलेज लाइफ, वो लिखना। ओके, ಸೊ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬದುಕು, विलेज लाइफ, ग्रामीण बदुको। तो यहाँ देख सकते हैं प्रबंध बरवणिगे, एस्से राइटिंग, ग्रामीण बदुको, विलेज लाइफ, देहात की जिंदगी। तो सबसे पहला पॉइंट लिखती हैं पीटीके, बिगिनिंग पॉइंट पीटीके। पीटीके में क्या लिखना, देखो यहाँ अब ग्रामीण बदुಕು, विलेज लाइफ को, ಭಾರತದ ಆತ್ಮವು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಬದುಕು ಸರಳತೆ, ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ನಗರ ಜೀವನದ ಗದ್ದಲಕ್ಕಿಂತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನವು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದು आरोग्यकरवाಗಿದೆ. विलेज लाइफ का तो क्या अगर को लिखना, फर्स्ट पॉइंट तुम्हें इसमें वो देखो, इसे विलेज लाइफ का तो क्या अगर को लिखती, ओके, उसे बोलती पीटीके। ओके, तो भारतದ ಆತ್ಮವು यानी हिंदुस्तान की जो आत्मा, सोल है, यानी उसकी रूह है, वो ग्रामಗಳಲ್ಲಿ यानी गाँवों में बसा हुआ है, ನೆಲೆಸಿದೆ, गाँव में बसा हुआ है ಎಂದು ಕರ್ಕೋ बोलती, ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ओके। ग्रामीण बदुकु, गांव की जिंदगी जो है सरलते, सिंपल, बहुत ही आम, सहकार, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन ಮತ್ತು शांति और अमन का प्रतीक, अमन का निशानी होता है। यानी गांव की ज़िंदगी जो है बहुत ही सिंपल, कोऑर्डिनेशन के साथ और अमन का एक निशानी होता है। नगर जीवनದ यानी शहर के ज़िंदगी से गद्दलक्किंत, शहर की ज़िंदगी के गलाटों से, आवाज़ों से ग्रामीण जीवन, वो गाँव की ज़िंदगी जो है प्रकृति के इस नेचर को हत्तीर, इस नेचर को बहुत नज़दीक है कर को बोलती हैं और आरोग्यकरवाಗಿದೆ और हेल्थी कर को बोलती हैं। यानी फर्स्ट पॉइंट तुम्हें क्या लिखती हैं पीटीके में, भारत की जो आत्मा है, सोल है, वो गांव में बसी हुई है और ग्राम यानी विलेज की जो ज़िंदगी रहती है वो बहुत सिंपल रहती है, कोऑपरेशन के साथ रहती है। ओके, इस और अमन का एक निशानी कर को बोले जाए गाँव की ज़िंदगी। जिस तरह शहरों की ज़िंदगी आवाज़ों से भरी है, तो उसके अपोजिट के तरीके में जो गांव की ज़िंदगी है वो नेचर के नज़दीक, माहौल यानी प्रकृति, एनवायरनमेंट के साथ जीने वाली एक हेल्थी लाइफ वहाँ जिए जा। अब विषय निरूपण डिटेल में क्या लिखती हूँ उसके बारे में, तो ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ. ಕೃಷಿಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬದುಕು ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ರೈತರು ತಮ್ಮ ಶ್ರಮದಿಂದ ಅನ್ನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ಆಹಾರ ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ. ಜನರು ಪರಸ್ಪರ ಸಂತೋಷ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ओके, तो ये फर्स्ट पैराग्राफ में विषय निरूपण में लिखती। तो इसमें क्या है, विषय निरूपण कंटेंट यानी क्या मैटर है उसके बारे पर डिटेल से लिख रही है। ग्रामಗಳಲ್ಲಿ, गाँवों में जनरू, लोग जो है परस्पर सहकारದಿಂದ, आपस में जो है कोऑपरेशन से बदुकुत्ತಾರೆ, आपस में जो है कोऑपरेशन से ज़िंदगी जीती. कृषि ये और जो है एग्रीकल्चर, खेती जो है ग्रामीण बदुकिना यानी गांव की ज़िंदगी का प्रमुख आधारवाಗಿದೆ. ये मेन किस्म का ऑक्यूपेशन या काम होता है गांव के लोगों का. कृषि यानी एग्रीकल्चर, खेती करना ही उनका मेन काम रहता है. रೈತರು ತಮ್ಮ, और किसान जो है अपने श्रमದಿಂದ, अपने मेहनत से अन्नವನ್ನು उत्पादिಸಿ, खाने को जो है ना प्रोड्यूस करती, खाने को पैदावार करती और ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ, मुल्क के सारे लोगों को आहार ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ और खाना पहुंचाती. उन्होंने किसान खेती में मेहनत करती, खाना उगाती, लाती और उसे जो है सारे मुल्क के लोग जो है उसको पहुंचाती, उनको पहुंचाती खाना. तो ग्रामीण जीवनದಲ್ಲಿ, गांव की ज़िंदगी में संप्रदायಗಳು यानी उनका कल्चर, हब्बಗಳು, फेस्टिवल्स, संस्कृति, कल्चर, ओके, ये तमाम चीज़ें, उनके संप्रदाय, हब्बा, संस्कृति, उनके फेस्टिवल्स, उनके कल्चर जो है गांव में ಇನ್ನೂ जीवंत, आज तक भी ज़िंदा है. उनकी कल्चर वगैरह, उनकी जो डेली रूटीन, वो सब भी. ಜನರು ಪರಸ್ಪರ, लोग आपस में संतोष दुःखಗಳನ್ನು, अपनी खुशी और गम को हंचिಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, बांट लेते हैं. तो ग्रामಗಳಲ್ಲಿ यानी गांव के लोग जो हैं आपस में जो है कोऑपरेशन के साथ ज़िंदगी जीती और एग्रीकल्चर के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन, किसान जो है अपने श्रम से, अपने मेहनत से जो है खाना उगाती और सारे मुल्क के लोगों को ये पहुंचाती. और गांव की ज़िंदगी जो है, यहाँ की फेस्टिवल रहते हैं कि कल्चर जो है आज तक भी ज़िंदा है और लोग आपस में खुशी से और गम को एक दूसरे को बांट ले को यहाँ पे जीती. अब नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोल रही हैं देखिए. इंदिನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, आज के दिनों में ग्रामीण ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ, गांव की ज़िंदगी में ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೂ, कुछ जो है प्रॉब्लम्स रहते हुए, आज के दौर में विलेजों में जीना, गांव में जीना, देहात में जीना, कुछ प्रॉब्लम्स है. लेकिन ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು, गवर्नमेंट जो है बहुत सारे स्कीम्स, बहुत सारे जो है प्लानिंग करको ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ और एजुकेशन के ज़रिए से ಗ್ರಾಮಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, गांव की जो है डेवलपमेंट कर रही ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. और साथ में उत्तम ಶಿಕ್ಷಣ, अच्छी एजुकेशन, आरोग्य, हेल्थ सौलभ्यಗಳು तो फैसिलिटी और ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದೊರೆಯುತ್ತೆ और टेक्नोलॉजी मिली तो ग्रामीण बदुಕು, विलेज की ज़िंदगी जो है ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು और उसे डेवलप करे जा और उसको अच्छा करे जा. अब उपसंहार कंक्लूजन में क्या लिखती है, ಆದ್ದರಿಂದ ग्रामीण बदुಕು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೂಲ ಶಕ್ತಿ. इसलिए विलेज की जो ज़िंदगी है, ग्रामीण बदुಕು, इसलिए विलेज की जो ज़िंदगी है वो ನಮ್ಮ ದೇಶದ, हमारे मुल्क के मूल शक्ति, हमारे मुल्क की मेन रिसोर्स वाली ताकत
ವಿಲೇಜ್ से मिलते ಆಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿ उसको जो है बचाना और ಬೆಳೆಸುವುದು उसको बचाना उसको आगे बढ़ाना ये चीज़ जो है ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿದೆ. हर एक का जो है ड्यूटी बनता है, हर एक का जो है काम बनता है. तो इसमें क्या क्या बोल रही देखो, ग्रामीण बदुकु सबसे पहले पीटीके में लिखती ये हुआ, पीटीके समझाया, विषय निरूपण में एक पैराग्राफ समझाया. अब निरूपण में और एक पैराग्राफ में क्या बोल रहे हैं, आज के दौर में गांव की ज़िंदगी जो है कुछ मुश्किलात प्रॉब्लम्स में है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जो बहुत सारे प्लानिंग्स और एजुकेशन के ज़रिए से गाँवों को डेवलप कर रही, आगे ला रही. अच्छी एजुकेशन और अच्छी जो है उनकी हेल्थ फैसिलिटी जो है देकर और टेक्नोलॉजी और भी मिली तो उनको और भी ज़्यादातर जो है जो देहाती या गांव के लोग को और भी उनकी ज़िंदगी को डेवलप करे जा. तो कंक्लूजन क्या, इसलिए फाइनल पॉइंट उपसंहार, ऐसे पॉइंट वाइज दल कुछ लिखना तुम्हें. पीटीके विषय निरूपण है, उपसंहार है, 3 पॉइंट मेंशन करना. दे नॉट गिव, उन्होंने क्वेश्चन में नहीं देख रहे थे, वी हैव टू राइट, हमें प्लानिंग कर ले कोई सा लिखना. इसलिए विलेज की या गांव की ज़िंदगी जो है, वहाँ की ज़िंदगी, वहाँ की लाइफ जो है हमारी मुल्क की पूरी ताकत की जो है सेंटर होने चाहिए. तो इसलिए हमें गांव को बचाना और आगे बढ़ाना. क्यों, तो गांव के लोग वहाँ को ताकत करे तो वहाँ मजबूत करे तो हमने खाना राशन सिटियों में आता, नहीं करे तो यहाँ तक नहीं आता. तो इसलिए उनको भी मजबूत करना बहुत ही ज़रूरी है. तो ओवरऑल ग्रामीण बदुकु को तो क्या इस पॉइंट में तुमने विलेज लाइफ, तो विलेज लाइफ का तो क्या करको पीटीके में समझाती. उसके बाद विषय निरूपण में आती. विषय निरूपण में तुम ना गांव के लोग जो है किस तरह से कोऑपरेशन से रहती, ओके. और यहाँ की ऑक्यूपेशन जो है मेन एग्रीकल्चर, और अपने मेहनत से उन्होंने खाना जो है ज़राअत करको जो है फसल उगाती और उसका फसल का जो राशन है वो सारे लोगों तक पहुँचाती. उन्होंने अपना कल्चर, अपना फेस्टिवल आज तक जो है बचा ले गई वहाँ पे. और वहाँ पे आपस में जो उनका गम है और खुशी आपस में बांट लेती, ओके. तो ये सब लिखना. और उसके बाद आज के दिनों में जो है वहाँ पे जीना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी जो है गवर्नमेंट बहुत सारे प्लानिंग्स और एजुकेशन के ज़रिए से विलेजों का डेवलप चल रहा है. आप भी जो है अच्छी सी उनको जो है एजुकेशन और अच्छा से हेल्थ फैसिलिटी मिले तो और टेक्नोलॉजी मिले तो ना और भी अच्छे होती और भी डेवलप होती, ओके. तो ये सब भी पॉइंट्स लिखना. और विलेज की ज़िंदगी जो है हमारे मुल्क की मेन ज़िंदगी की एक सेंटर उन्हें, इसलिए उसको बचाना और आगे बढ़ाना. तो दिस ऑल कम्स इन द ग्रामीण बदुकु, विलेज लाइफ में आता तुम ना, ओके. अब नेक्स्ट पॉइंट उसके बारे में डिस्कस करेंगे. और एक संदर्भ है तुमने मॉडल पेपर में 2 में एक ही लिखना. तो मैं 2 भी समझा रहा हूँ, अगर इसमें से कौन सा भी आ जाए तो तुम्हें लिखेंगे एनुअल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में. स्त्री शिक्षणದ आवश्यकता, तो वी हैव डिस्कस दिस अकॉर्डिंग टू द पॉइंट वाइज पीटीके, विषय निरूपण, उपसंहार 3 भी कवर करें तो 4 मार्क्स तुम्हें मिलती हैं. सर हमने उतना नहीं लिखने हुआ, कितने पॉइंट्स लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट यू विल गेट द मार्क्स. 3, 2 कम, बहुत ही कम 1, ज़रा शुमार से लिखी 2, और ज़रा ओके लिखी, बेहतर लिखी 3, तो पूरा लिखी, सब पॉइंट बराबर लिखी तो 4 to 4 मार्क्स ऐसा, ओके. तो तुमने ऐसा मार्क्स मिलती है. ऐसा नहीं कि तुम्हें सर हम ना ज़रा आता है वो लिखे नहीं, ऐसा डोंट नहीं. कितने पॉइंट्स आती है उतने लिखो, ओके. एवरी मार्क्स इज इंपॉर्टेंट. 1 मार्क्स तो भी मिलेंगे तुम्हें, 2 मार्क्स तो मिलेंगे, बट यू हैव टू राइट, डोंट लीव एनी क्वेश्चंस. तो ऐसा टारगेट करके तुम्हें लिखना. स्त्री शिक्षणದ आवश्यकತೆ यानी वुमेन्स एजुकेशन की नेसेसरी, वुमेन्स एजुकेशन, स्त्री शिक्षण का तो वुमेन यानी औरतों की या लेडीज़ की जो है शिक्षण एजुकेशन और उसकी जो है ज़रूरत, ओके. यानी आज के दौर में जो है ख़दम से ख़दम मिला को चल रही, ओके. मेन के साथ वुमेन भी. तो वुमेन्स की एजुकेशन की ज़रूरत क्या है, स्त्री शिक्षणದ आवश्यकता यानी लेडीज़ को भी यानी फीमेल्स को भी जो है एजुकेशन देना, हमारे माहौल में गर्ल्स को भी एजुकेशन मिलना, इसको बोलते हैं स्त्री शिक्षण. इसकी ज़रूरत क्या है, आवश्यकता, इसके बारे में हमें डिस्कस करके हमें पॉइंट वाइज बना को लिखेंगे, ओके. सो इम्पॉर्टेंस ऑफ वुमेन्स एजुकेशन, तो इंग्लिश में स्त्री शिक्षण आवश्यकता, इम्पॉर्टेंस ऑफ वुमेन एजुकेशन. तो पीटी के देखो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमें पीटी के डिस्कस करेंगे, ओके. सबसे फर्स्ट पॉइंट पीटी के डिस्कस करेंगे, स्त्री शिक्षणದ आवश्यकತೆ. देख सकते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ वुमेन्स एजुकेशन, जो औरतों को जो एजुकेशन मिलना, इसकी जो है ज़रूरत कितनी है, इम्पॉर्टेंस.
तो फर्स्ट पॉइंट पीटीके कर डालने को लिखती तुम्हें, तो स्त्री शिक्षण का तो क्या कर को मेंशन करना, उसमें पीटीके बोलती। तो हाँ पढ़ता हूँ फर्स्ट में, ಹೆಣ್ಣೊಂದು ಕಲಿತರೆ ಶಾಲೆಯೊಂದು ತೆರೆದಂತೆ ಎಂಬ ಮಾತಿನಂತೆ ಸ್ತ್ರೀ ಶಿಕ್ಷಣವು ಕೇವಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಮೂಲಾಧಾರವಾಗಿದೆ. ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು 4 ಗೋಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವ ಕಾಲ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಇಂದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಸಾಧನೆಗೈಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. लिखना तो फर्स्ट लाइन क्या दी, ಹೆಣ್ಣೊಂದು ಕಲಿತರೆ ಶಾಲೆಯೊಂದು ತೆರೆದಂತೆ. ओके, ಹೆಣ್ಣೊಂದು यानी एक लड़की, ಹೆಣ್ಣು ಒಂದು, एक लड़की कलितरे सीखी तो इफ शी वन गर्ल हैज लर्न, एक लड़की सीखी तो शालेयೊಂದು एक स्कूल खोले जैसा, ತೆರೆದಂತೆ एक स्कूल खोले जैसा, एक लड़की अगर सीखी तो एक स्कूल खोले जैसा. ಹೆಣ್ಣೊಂದು ಕಲಿತರೆ ಶಾಲೆಯೊಂದು ತೆರೆದಂತೆ ಎಂಬ ಮಾತಿನಂತೆ. इस तरह की बात से पता चलता है कि स्त्री शिक्षण यानी विमेंस की एजुकेशन या औरतों की जो एजुकेशन है, इल्म है, केवल सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ, सिर्फ अपने इंसान की डेवलपमेंट कुछ इंसान के जो आगे बढ़ने के अपने खुद के लिए लिमिटेशन में नहीं है, सीमितವಾಗಿಲ್ಲ, सिर्फ अपने खुद के लिए नहीं है, बदलिगे मतलब उसके बजाय सिर्फ अपने वास्ते कर को नहीं है, इसके बजाय क्या होता है, एक औरत को एजुकेशन देने से इडी समाज दा, सारे समाज के सारे माहौल को जो है प्रगति के तरक्की का मूलाधारವಾಗಿ, उसका जो है सपोर्टिव पोल, उसका जो है मूलाधारा. सो पुरुष प्रधान यानी मर्दों का जो लीड है, उन्होंने जो प्रधान है उसमें, इस समाज में, इस समाजದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು औरत भी जो है 4 ಗೋಡೆಗಳ ನಡುವೆ, 4 दीवारी के अंदर, 4 ಗೋಡೆ तो 4 दीवारी के नಡುವೆ अंदर काला कಳೆಯುವ, टाइम को पास करने का या टाइम को बिताने का काला मुगिदितो, सिर्फ 4 दीवारी के अंदर जो है अपनी ज़िंदगी बिताना करने का ज़माना चला गया, ऐसा वक्त चला गया. काला मुगिदितो इंदु ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ, आज के दौर में हर एक फील्ड में जो औरतें जो है ಸಾಧನೆಗೈಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, उन्होंने बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट करी, बहुत सारे चीज़ों को पा रही, हर जगह उन्होंने दिखाई दे रही. ओके, हर जगह मेहनत कर रही. तो सबसे फर्स्ट पॉइंट पीटीके में लिखती कि वुमेन्स एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या अगर को, तो एक लड़की सीखी तो एक स्कूल खोले जैसा अगर को एक टाइटल जो सभी कहते हैं, या काम बात, इस बात के तहत देखें तो इसमें मालूम होता है कि वुमेन्स का एजुकेशन सिर्फ अपने लिए सिर्फ नहीं है, बजाय सारे समाज को आगे लेकर जाने का एक मेन बेस इन्हें. ओके, तो आजकल के माहौल में क्या रहता है, इस हमारा माहौल क्या है, यहाँ पे ज़्यादा मेंस को ज़्यादा प्रेफरेंस देती हैं. ओके, लेकिन आज अब कैसा आ रहा दौर का, तो औरतें जो है 4 दीवारें के अंदर ही छना, अपना ज़िंदगी बिताना, खाली मेंस ही बाहर जाना सो, उन्हें पढ़ना सो, उन्हें काम पे जाना सो, ऐसा नहीं है. तो औरतों को एजुकेशन देने से अपनी 4 दीवारी के ज़िंदगी छोड़कर जो है आज वो वक्त चला गया है, उन्होंने आज सबके बराबर कदम से कदम, हाथ से हाथ मिलाकर जो है काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रही हैं घर को. इसीलिए स्त्री शिक्षण का तो ये घर को लिखती. ओके, उसके बारे में लिखे. अब डिटेल से अब विषय विवरण है, अब इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन्स एजुकेशन, तो यहाँ से विषय विवरण शुरू होता, तुम्हारा विषय विवरण यहाँ से शुरू होता. ओके, विषय विवರಣೆ जो स्त्री ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ करको डाल लेते ना तुम्हें फर्स्ट, उसके बाद स्त्री ಶಿಕ್ಷಣದ महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन्स एजुकेशन, यहाँ पे विषय विवರಣೆ कर डालिए, यानी पॉइंट्स को तुम्हें डेवलप कर रहे हैं, सब कंटेंट डिटेल में लिख रहे हैं. अब ऊपर स्त्री शिक्षण का तो क्या लिखे, एक सेंटेंस लिखो, एक आम बात, एक वो बात है बड़े लोगों की, वो बात लिखो, उसके बारे में लिखे. अब उसमें वुमेन्स को एजुकेशन देने के फायदे अगर को विषय विवरण में लिखना हो. स्वावलंबने ಮತ್ತು आत्मविश्वास, स्वावलंबने का तो खुद पे डिपेंड रहना, ओन डिपेंड, और आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस. इससे क्या होता है, सेल्फ डिपेंडेंट और सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है वुमेन्स को एजुकेशन देने से. स्वावलंबने ಮತ್ತು आत्मविश्वास, सेल्फ डिपेंड यानी अपने आप पर डिपेंड रहती हैं, निर्भर रहती हैं, दूसरे पे निर्भर नहीं रहते, और सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता, और सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी उनको भी
एक मैं कर सकती हूँ ऐसे ऐसे चीज़ें ये कर को ये कर सकती हूँ, इसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी सेल्फ डिपेंड और सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये दोनों चीज़ें रहती हैं। शिक्षण एजुकेशन जो है महिಳೆಯರಿಗೆ औरतों को ज्ञान नॉलेज और कौशल्य स्किल्स और मत्तु एजुकेशन करने का जो चीज़ है वो औरतों को नॉलेज दे रहा है, स्किल्स दे रहा है और आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस को दे रहा है, ನೀಡುತ್ತದೆ, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ को दे रहा है। ಇದರಿಂದ इससे ಅವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ इससे क्या हो रही इकोनॉमिकली स्वावलंबी आगोता है, इससे उन्हों इकोनॉमिकली क्या हो रही जो है सेल्फ डिपेंड हो रही। नेक्स्ट क्या है, समाजದ अभिवृद्धि, समाज का इस माहौल का डेवलपमेंट। विद्यावंत महिला एजुकेटेड वुमेन जो है उत्तम नागरिकರು, एक एजुकेटेड वुमेन, एक पढ़ी लिखी वुमेन जो है अच्छे सिविलाइजेशन ಕೆಲಸಗಾರರು, अच्छे वर्कर ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಾಗಿ ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಕೋ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, बनते हुए जाती, अच्छे पेरेंट्स ಬಂದ್ಕೋ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ। ಅವರು उन्हों तಮ್ಮ अपना ಮಕ್ಕಳಿಗೆ बच्चों को ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವವನ್ನು, एजुकेशन का इंपॉर्टेंस को ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು बता को देकर मनेಯಲ್ಲಿ घर में कलिकेಯ वातावरण, घर में जो है सीखने का जो माहौल उन्होंने बनाती, सृष्टिಸುತ್ತಾರೆ। ओके, सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट सेल्फ डिपेंड और सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है, यानी आत्मनिर्भर रहता है और आत्मविश्वास रहता है। जैसे कि उन्होंने एजुकेशन पाते अपना नॉलेज स्किल्स, यानी अपना इल्म और अपने कामों काज को सेल्फ कॉन्फिडेंस को ये बिल्ड करता अगर उनको इल्म दिए तो, और उन्होंने इकोनॉमिकली तौर पर यानी उन्होंने भी फाइनेंशियल तौर पर उन्होंने भी ताकतवर होती हैं। और साथ में क्या होता है, दूसरा समाज दा प्रवृत्ति, अपने माहौल की तरक्की होती है। उसमें एक पढ़ी लिखी औरत क्या करती जो है, उन्होंने एक अच्छे सिविलियन रहती हैं, अच्छे आदमी बनती हैं और अच्छे काम वाले बनती हैं, एक अच्छे पेरेंट बनकर उन्होंने उभरती हैं, आगे आती हैं। तो उन्होंने क्या करती हैं, उन्होंने अच्छा पढ़े लिखे रहते, अपने बच्चों को भी, आने वाले पीढ़ी को भी, नस्लों को भी अच्छी एजुकेशन देना कर को चाहती हैं, उसका फ़ायदा बता देती हैं और उनको भी सिखाती हैं। इस तरह से घर में भी सीखने का माहौल, एजुकेशन का माहौल रहता है और बाहर भी उनको इसी तरह का माहौल मिलता है। सो दो हमें विषय विवरण में 2 पॉइंट समझाया। अब उसके आगे का हाँ, समग्र ಬೆಳವಣಿಗೆ, ओवरऑल डेवलपमेंट। तो ये थर्ड पॉइंट करके ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, समग्र ಬೆಳವಣಿಗೆ, ओवरऑल डेवलपमेंट, हर तरीके से तरक्की। ಶಿಕ್ಷಣವು ಮಹಿಳೆಯರ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ। सो समग्र ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। इससे एजुकेशन क्या करता है, औरतों का, महिलाएरा दैहिक ಮತ್ತು मानसिक, उनका जो है फिजिकल और मेंटली जो है आरोग्य, उन हेल्थ को जो है सुधारता है, डेवलप करता है। ओके, औरतों को एजुकेशन देने से उनका फिजिकली और मेंटली जो हेल्थ अच्छा होता है और साथ में उत्तम निर्धारण, अच्छे डिसीजन को लेने के वास्ते, अच्छे डिसीजन को लेने के वास्ते भी ये मदद होता है, नेरवागुत्तदे। ओके, ये थर्ड पॉइंट होगा। फोर्थ पॉइंट क्या, चारित्रिक हिन्नेले मिलता। ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ क्या, इसमें ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದರೂ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕುಸಿಯಿತು। ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಅವರಂತಹ ಮಹನೀಯರು ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ತಲುಪಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿದರು। ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದೆ। ಓಕೆ, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, चारित्रिक हिन्नेले अच्छा रहना। तो प्राचीन कालದಲ್ಲಿ बहुत एंशिएंट पीरियड से, एंशिएंट ज़माने से महिಳೆಯರಿಗೆ, औरतों को जो है शिक्षणದ, एजुकेशन का जो है ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದರು, एजुकेशन का अपॉर्चुनिटी रहा तो भी कालक्रमेण धीरे धीरे ये अवकाशಗಳು, ऐसे अपॉर्चुनिटीज, ऐसे जो है सहूलत नीचे चले गए, उनको ऐसे अपॉर्चुनिटी से ऐसे जो है सहूलत से उन्होंने छूट गए। बाद में क्या करें, सावित्रीबाई फुले नाम की जो औरत जो है, इन्हों क्या करें, ऐसे महान लोग, ಅವರಂತ ಮಹನೀಯರು, ऐसे बड़े लोग महिला ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ, औरतों को भी एजुकेशन मिलना कर को फाइट करे, ಹೋರಾಡಿ और मने मनेगे और घर घर को ಶಿಕ್ಷಣ ತಲುಪಿಸಲು, एजुकेशन को पहुंचाने के वास्ते ಶ್ರಮಿಸಿದರು, मेहनत करें। स्वातंत्र्यದ ನಂತರ एजुकेशन के बाद सरकार, हुकूमत, गवर्नमेंट भी जो है राष्ट्रीय ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಗಳ, राष्ट्रीय एजुकेशन
राष्ट्रीय एजुकेशन नीति, ये एक एजुकेशन की पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसको बोलते हैं राष्ट्रीय शिक्षण नीति, उसको बोलते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದೆ। जो बैको बच्चे को भी जो है लड़कियों को भी एजुकेशन देना अगर कोई नो उसमें ज़्यादा फोर्स कर कोई बता कर ही कर को लिखते। तो इस तरह से पॉइंट वाइज तुम्हें लिखे। अब फाइनल पॉइंट क्या आता है उसे हमें डिस्कस करेंगे। अब फाइनल पॉइंट तीर्मान यानी उपसंहारा अगर को बोला था, नहीं उपसंहारा या लिखना तुम्हें। फर्स्ट पॉइंट जो मैं बोला पीठी के, उसके बाद अब तक जो समझाया विवरण है। अब थर्ड पॉइंट क्या है, तीर्माना या फिर उपसंहारा, दो भी लिख सकती, तो उपसंहारा लिखो अच्छा रहता है। फाइनल पॉइंट है कंक्लूजन, पहले पीठी के दाल को लिखना, देन विषय विवरण कर को दाल को लिखना, देन उपसंहारा कर को दाल को लिखना, तभी तुम ना पूरा मार्क्स जो है तुम्हारे मिलती, तुम ना 4 मार्क्स मिलती इसमें। ओके तो अब उपसंहारा या तीर्माना कर को भी लिख सकती, मतलब कंक्लूजन क्या है इसमें देखेंगे। स्त्री शिक्षणವು ಕೇವಲ ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಾಳನ್ನು एक्सक्यूज मी, ಸೊ ಸ್ತ್ರೀ ಶಿಕ್ಷಣವು ಕೇವಲ ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಾಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವುದಲ್ಲ, ಅದು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ। ಪ್ರತಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವಂತಾಗಬೇಕು। ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಮಾಜದ ಸಕ್ರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬಲ್ಲರು। ಇಂದಿನ ಯುವತಿಯರು ಕಲ್ಪನಾ ಚಾವ್ಲಾ, ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಂತಹವರಂತೆ ಸಾಧನೆಗೈದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ। मतलब उपसंहार कंक्लूजन में क्या लिखती हूँ तुम्हें, स्त्री शिक्षण यानी विमेंस एजुकेशन या औरतों को जो एजुकेशन देने से केवल सिर्फ और सिर्फ ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಾಳನ್ನು, सिर्फ औरतों की ज़िंदगी को जो है रोशनदार नहीं बनाती, ಬೆಳಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ, सिर्फ औरतों की ज़िंदगी को रोशनदार या आगे नहीं बढ़ाती, बजाय उसके साथ क्या करती, ಅದು ಇಡೀ वो सारे राष्ट्र भविष्य, सारे मुल्क के जो फ्यूचर को, सारे मुल्क के फ्यूचर को वो रूपिಸುತ್ತೆ, सारे मुल्क के जो फ्यूचर है उसे बनाता, उसे डेवलप करता है। प्रति ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು, हर एक बेको बच्ची जो है शिक्षण एजुकेशन को ಪಡೆಯುವಂತಾಗಬೇಕು, एजुकेशन को पाना, ऐसा माहौल बनना। ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ और एजुकेशन के ज़रिए से ಮಹಿಳೆಯರು औरतें भी समाज में सक्रिय भागವಾಗಿ एक एक्टिव पार्ट होकर ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ, मुल्क के डेवलपमेंट में जो है महत्वदा पात्र, इम्पॉर्टेंट जो है किरदार, इम्पॉर्टेंट रोल जो है उन्होंने निभाती हैं वैसा बल्लरू। सो इन दिना युवतियों, आज के दौर में जो गर्ल्स ही, विमेंस ही नो, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, इनके नाम सब सुन करेंगे, जो आज के जो दौर में या इससे पहले जो अचीव करी, तो उनकी कुछ विमेंस के नाम एग्जाम्पल के तौर पे दी नो सभी, साथ में इंदिरा गांधी और अंतवरंते इनके जैसा ಸಾಧನೆಗೈದು कुछ अचीव कर समाज के माहौल को जो है स्फूर्तियागिದ್ದಾರೆ। तो इन्हों भी जो है इनके साथ जो है इन्हों सभी औरतों को जो है एक रोल मॉडल जैसा बनकर ही। तो ये हुआ एजुकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन्स एजुकेशन के कंक्लूजन। इसमें क्या बोल रहे हैं, एजुकेशन का तो सिर्फ एक लड़की या औरत की जो ज़िंदगी को डेवलप करना को नहीं, ये सारे मुल्क का फ्यूचर को डिपेंड करता है। और हर एक बच्ची जो है एजुकेशन पाना, और एजुकेशन के ज़रिए से क्या होता है, उन्होंने समाज में या माहौल में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, और ये मुल्क को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा किरदार रहता है। जैसे कि हमें कुछ औरतों के नाम जो अचीव कर कोई विमेंस के नाम लिखना, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, इन्हें सब मालूम होंगे, स्पेस तक जा कहीं से इन्हों सभी। ओके, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स, बाद में इंदिरा गांधी और वुमेन प्राइम मिनिस्टर होको थे। सो ओके, इसी से भी जो है ना अपने अपने समाज में इनको ऐसा का रोल मॉडल समझ को हमें भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना कर को, ऐसा चाहना कर को बोल रहे। तो ये हो गया वुमेन्स एजुकेशन का इम्पॉर्टेंस। तो पीटी के डाले उसमें क्या क्या पॉइंट्स आती हैं बोलियो, देन महत्व कर को डाल को ये तमाम पॉइंट्स लिखना। और नेक्स्ट उसके बाद फाइनल उपसंहार कंक्लूजन। तो इसमें सर हमें पूरे पॉइंट्स नहीं याद हुए, बहुत ज़्यादा था, टाइम नहीं बसाया, हमें लिख नहीं पाए, तो कितना हो सकता है उतना पॉइंट लिखो। ओके, अब तुमने 4 नहीं मिले, नहीं अकॉर्डिंग तुम्हें इसमें आधा लिखे, समझो आधा लिखे तुम्हें 3 मिलती, ओके 2 मिलती हैं एटलीस्ट,
4 नहीं मिले तो सेकंड ऑप्शन तुम ना 3 2 इतना तो भी मिलती। ओके, तो इसीलिए हो सकते भी लिखने की कोशिश करो, नहीं हो तो कितने पॉइंट्स हो सकती उतने पॉइंट्स तो भी तुम्हें मेंशन करो। लेकिन तुम्हें बताने के टाइम में इसमें ज़रा लाइन हो, उसमें ज़रा लाइन, इसमें ज़रा लाइन लिखे तो भी तुम ना 4 मार्क्स मिल जाती हैं। लेकिन पॉइंट्स 3 भी कवर हो करना, पीटी के भी हो करना, विवरण भी हो करना और उपसंहार भी होना, कंटेंट उन्होंने क्या जो टॉपिक दी उसके रिलेटेड ही रहना। ओके, तो इस तरह से पॉइंट्स बना को लिखो तुम ना, ईजिली तुम्हारे 4 मार्क्स हो जाती हैं। तो इस तरह से मैं प्रबंध बरवणिगे समझाया हूँ। इसके अलावा भी मैं सेपरेट प्रबंध बरवणिगे कर कुछ क्लास करके हूँ इसी चैनल में, लर्न सर ट्रस्ट चैनल में, वहाँ पे भी जाकर तुम्हें देख ले सकती। तो उसमें भी बहुत सारे जो है प्रबंध बरवणिगे जो तुम ना पिछले जो है पेपर्स में या पिछले ये जो प्रैक्टिस पेपर या मॉडल पेपर में पूछे गए इस तरह के सवालों के प्रबंध भी मैं करको हूँ। जस्ट तुम इसी चैनल में जाकर टाइप करे तो और भी बहुत सारे प्रबंध मिल जाती हैं। इसके अलावा भी मैं मॉडल पेपर में तकरीबन 6 से 7 मॉडल जो है एस्से रेटिंग समझा वो भी देख लियो। सो तुम ना इजी होता है, एक आइडिया मिलता है। सो यू कैन अटेम्प्ट दिस आल्सो। ओके, और टाइम मैनेज कर को लिखना, टाइम बस हो जाएगा तो ये सब लास्ट में रख ले को लिखो और कितने पॉइंट्स हो सकती है उतने पॉइंट्स कवर करो। ओके, पूरा नहीं हुआ, कितने हो सके उतने पॉइंट, लेकिन 3 पॉइंट्स भी डालकर लिखो तो तुम ना मार्क्स कैसा देती हूँ वो भी समझा दूँ। तो अगली क्लास में अब क्वेश्चन नंबर 13 में है, देखो मेन नंबर 13 है, 13 में लेटर रेटिंग आता। तो अगली क्लास में मैं लेटर रेटिंग को बारे में डिस्कस करेंगे, 2 लेटर आती है इसके बारे में डिस्कस करके हमें लिखेंगे।